तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। गाइज, मैं आपको पढ़ा रहा था वर्ल्ड जियोग्राफी, और वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज में हम अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर कर चुके थे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए वर्ल्ड जियोग्राफी की भूमिका सीरियस कैंडिडेट्स को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सारी चीज़ों को जानते हैं। जो लोग हमसे बाद में जुड़े हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी में 4 कॉन्टिनेंट आपको पढ़ा दिया है और बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज तरीके से पढ़ाया है। ये आप लोगों ने ही कहा है, आपके रिव्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और आपके जो अभ्यास प्रश्न की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, एक प्लेलिस्ट बनी है वर्ल्ड जियोग्राफी के नाम से। दोनों प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज अवेलेबल है, जा करके आप देख लीजिएगा। और उनको देखने के बाद में आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं बचेगी। गाइज, एशिया कॉन्टिनेंट चल रहा था, चाइना और जापान दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका था। आज दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 4 या 5 कंट्रीज को आज हम पूरी तरीके से कवर कर लें और सारी चीजों को साथ ही में तैयार कर लें। तो कॉपी पेन लेकर के हो जाइए तैयार, और शुरू करने जा रहे हैं हम दक्षिण पूर्वी एशियाई के देश। वर्ल्ड जियोग्राफी पर करते हैं आज एक और नया वार। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया कंट्री है, दक्षिण पूर्वी एशिया का हमारा पड़ोसी मुल्क है। और राजधानी इंडोनेशिया की क्या है, वो है जकार्ता। इंडोनेशिया की खास बात यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर द्वीप समूह की बात करेंगे तो 13,600 द्वीपों की लगभग संख्या के साथ में जो इंडोनेशिया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ के अगर द्वीपों की बात करोगे तो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का बोर्नियो। बोर्नियो न सिर्फ इंडोनेशिया का बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी द्वीप पर मलेशिया व ब्रुनेई कंट्रीज भी सिचुएटेड हैं, अवस्थित हैं। बात करोगे अगर दुनिया की, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है हमारा ग्रीनलैंड। कहाँ, किस कंट्री का, ये है हमारा डेनमार्क का। दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, तीसरा है मेगाडास्कर, और चौथा हमारा यही बोर्नियो है, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और एशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है हमारा ग्रीनलैंड, डेनमार्क का। दूसरे नंबर पर आता है पापुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर आता है मेगाडास्कर। तो इंडोनेशिया राजधानी है जकार्ता और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। 13,600 के करीब द्वीप यहाँ पर हैं। इसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ का, वो है हमारा सुमात्रा। इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, किस हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से इंडोनेशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा सुमात्रा। अब बात करते हैं जावा की। इंडोनेशिया में जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो है हमारा जावा। जब एरिया की बात आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि इसका मतलब ये है, जब एरिया इन्होंने स्पेसिफिक तरीके से लिखा है, यानी कि जनसंख्या के मामले में कोई दूसरा द्वीप होगा जो बड़ा होगा। तो सुमात्रा जो है, ये इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जरूर है, लेकिन अगर बात करोगे जनसंख्या के मायनों में, तो वो है हमारा जावा द्वीप। जावा द्वीप इंडोनेशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और ये इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। कौन कहलाता है, जावा क्या कहलाता है, इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता कौन से द्वीप पर है, ये भी है जावा पर। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप पर है, वो है हमारी जावा द्वीप पर। जो बोरोबुपुर द्वीप है, यह है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, जो है वो यहीं पर है। कहां पर है, बोरोबुपुर द्वीप जो यहां पर है जावा द्वीप पर, यहीं पर दुनिया का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो यहीं पर है। कहां पर, बोरोबुपुर द्वीप पर। और ये कहां पर है, ये जावा द्वीप पर। और जावा द्वीप कहां पर है, ये हमारा इंडोनेशिया में। गाइज, इंडोनेशिया सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। तो सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, फटाफट बता दीजिए। वो कंट्री हमारा इंडोनेशिया, जिसका मुख्य केंद्र क्या है, मुख्य केंद्र है बाडुंग। देखिए कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सारे फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, रट लीजिए। और ये फैक्ट्स एक बार आपको याद हो गए ना, वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको कभी कोई पछाड़ ही नहीं सकता। तो गाइस, सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक, सिनकोना से बनता क्या है, सिनकोना से बनती है कुनैन। तो सिनकोना का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और रबड़ का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इंडोनेशिया दुनिया में रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, वो है हमारा इंडोनेशिया। गाइस, संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा, सबसे बड़ा मुस्लिम देश वो है इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा सिनकोना का उत्पादन इंडोनेशिया। दुनिया में रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया। विश्व का चौथा बड़ा देश है, किस हिसाब से, जनसंख्यावी मायनों में दुनिया का चौथा बड़ा देश है। चीन है नंबर 1 पर, भारत है नंबर 2 पर, यूएस नंबर 3 पर, नंबर 4 पर आता है इंडोनेशिया। और मुस्लिम आबादी में नंबर 1 पर आता है हमारा इंडोनेशिया। गाइस, तो ये है इंडोनेशिया के बारे में। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, हम बात करेंगे मलेशिया के बारे में। मलेशिया की राजधानी सभी को मालूम है क्या है, कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। अब आगे बात करते हैं, संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन था, इंडोनेशिया। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, वो है हमारा
मलेशिया। तो संसार का जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है हमारा मलेशिया। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है मलाया। यहां पर स्थित गोपेन की खान विश्व की सबसे बड़ी टिन की खान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया, बिल्कुल रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए। गोपेन की खान दुनिया की सबसे बड़ी टिन की खान है मलेशिया में। गोपेन की खान विश्व में टिन की सबसे बड़ी खान है मलेशिया में। राजधानी है कुआलालंपुर। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा द्वीप समूह है गोपेन की खान। दुनिया की सबसे बड़ी टिन खान है मलेशिया में। दक्षिण एशियाई देश है। आगे बताता हूं आपको। पिराक क्षेत्र यहां का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, जो पिराक का क्षेत्र है मलेशिया में, ये सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मलेशिया का। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक देश है मलेशिया। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री है? पेट्रोल का। पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री, जैसे इंडोनेशिया सिंकोना का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री था, रबड़ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री था, संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था, आबादी में चौथे नंबर पर था, वैसे ही मलेशिया। राजधानी है कुआलालंपुर। सबसे बड़ा द्वीप है मलाया। गोपेन की खान है मलाया द्वीप पर। टिन की सबसे बड़ी खान है मलेशिया में ही। पिराक क्षेत्र सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है जो पेट्रोलियम का, वो है मलेशिया में। आगे देखें, संसार में रबड़ का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है गाइस। तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? इंडोनेशिया। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मलेशिया। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो है हमारा इंडोनेशिया। गाइस बढ़ते हैं आगे, बताता हूं अब मैं आपको सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर को क्या कहा जाता है? सिंगापुर को कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। सिंगापुर सिटी कहलाता है प्रवेश द्वार। सिंगापुर सिटी को क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार बोलते हैं, गेटवे ऑफ एशिया। 100% नगरीकरण द्वीपीय देश है। तो गाइस जो सिंगापुर है, सिंगापुर पिक्चरों में हम अक्सर चीज देखते हैं। सिंगापुर ऐसा देश है जो 100% क्या है? शहरीकृत देश है, यानी कि कोई भी गांव नहीं है। पूरा का पूरा जो हमारा ये सिंगापुर है वो पूरा का पूरा ही शहर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और दुनिया का चौथा। तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पोर्ट है सिंगापुर में, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है कहां पर? सिंगापुर में। गाइज सर्वाधिक कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है कौन? सिंगापुर। सिंगापुर का जो पोर्ट है वो दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। जोहर की जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मलक्का की जल संधि उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोहर की जल संधि मलेशिया को सिंगापुर से क्या कर देती है? अलग कर देती है। इट सेपरेट्स मलेशिया एंड सिंगापुर। कौन? जोहर की जो जल संधि है, तो जो जोहर की वाटर ज्वाइंटिंग बॉडी ये क्या करती है? मलेशिया और सिंगापुर को सेपरेट कर देती है। मलक्का की जल संधि सिंगापुर और इंडोनेशिया को अलग कर देती है। जोहर और मलक्का दोनों को रट के रखना। इंडोनेशिया कॉमन है, मलेशिया सिंगापुर को जोहर की जल संधि अलग करती है। सिंगापुर कॉमन है, मलक्का की जल संधि सिंगापुर और इंडोनेशिया को अलग करती है। ठीक है, तो याद रखना, दोनों याद रखना, समय याद रख लेना। समय यानी कि सिंगापुर मलक्का और इंडोनेशिया के बीच में आती है। ठीक है, तो मलेशिया सिंगापुर और इंडोनेशिया के, मलेशिया सिंगापुर के बीच में कौन सी है? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जोहर। सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में कौन है? वो है मलक्का। यहां पर बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर में, जावा सागर प्रशांत महासागर से क्या कर देती है? जोड़ देती है। संसार का सबसे व्यस्त जो जल संधि है वो यही है। इसके बाद में बात करें, दुनिया के जो 60% व्यापार है वो यहीं से होता है। मक्का सार की जल संधि याद रख लेना, सिलेबस सागर से जावा सागर को जोड़ती है। सिलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है मक्का सार की जल संधि। तो ये महत्व है सिंगापुर का। सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात आती है ब्रुनोई के बारे में। ब्रुनोई एक छोटा सा देश है। राजधानी इसकी क्या है? इसकी राजधानी है ब्रदर शेरी बेगावान। ठीक है, तो ब्रदर शेरी बेगावान जो है ये क्या है? ये है ब्रुनोई की राजधानी। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ का सुल्तान सबसे अमीर सुल्तान है, किसका? ब्रुनोई का। आगे बताता हूं आपको, फिलीपींस राजधानी है मनीला। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय यहाँ पर है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो भी फिलीपींस में। तो फिलीपींस तो भैया इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यहीं पर मुख्यालय। एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका भी मुख्यालय कहां पर है? फिलीपींस में। सबसे बड़ा जो द्वीप है लुजोन यहाँ का है। फिलीपींस में चक्रवात को क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाग्यो। फिलीपींस के चक्रवात कहलाते हैं बाग्यो। तो फिलीपींस मत भूलना, याद रखना। बताता हूं आपको कंबोडिया के बारे में। अब बात आएगी अगर कंबोडिया के बारे में, तो इसका पुराना नाम था कंबुज या फिर फुनान। राजधानी इसकी है नामपेन। ठीक है, अंकोर वाट में जो अंकोर वाट में विष्णु मंदिर है, जो संसार का सबसे बड़ा मंदिर है जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, ये है हमारा कंबोडिया में। ठीक है, तो गाइस याद रखना, अंकोर वाट जो कंबोडिया में, अंकोर वाट में जो सूर्य मंदिर है भगवान विष्णु का, ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। वो बनवाया किसने था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। है कहां पर? कंबोडिया में। बात कर लेता हूं थाईलैंड की। राजधानी है इसकी बैंकॉक। बैंकॉक तो आप सुनते ही रहते होंगे मूवीज में। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? वो है बैंकॉक। मुख्य बंदरगाह कौन सा है? फुकेट। बंगाल की खाड़ी पर है, याद रखना। थाईलैंड में बंगाल की खाड़ी पर बंदरगाह कौन सा है? फुकेट। दुनिया का पर्यटन केंद्र है। बात आ गई पर्यटन की, तो पर्यटन केंद्र दुनिया का है। पुराना नाम जो इसका, जो पुराना नाम स्थान, अब इसके बाद बात करते हैं
चावल का कटोरा कहलाता है। कौन? थाईलैंड क्या कहलाता है? चावल का कटोरा। और क्या कहलाता है? द कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, सफेद हाथियों की भूमि कहलाता है। कौन? थाईलैंड। थाईलैंड क्या कहलाता है? सफेद हाथियों की भूमि कहलाता है। गाइज आगे बताता हूं आपको लाओस के बारे में। राजधानी क्या है? वियंतियन राजधानी है। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियन है। क्या कहलाता है? ये भी हाथियों का देश कहलाता है। तो थाईलैंड कहलाता है सफेद हाथियों का देश, और जो लाओस है ये कहलाता है हाथियों का देश, कंट्री ऑफ एलिफेंट्स। आगे बताता हूं आपको वियतनाम के बारे में। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। आपको मालूम ही होगा, संसार का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ब्राजील की बात आप सुन चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रिवीजन वाली क्लासेज आएंगी, सब फिर से बता दूंगा, फिर से पढ़ा दूंगा। शाम को 8 बजे लाइव क्लासेज आएंगी, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा। बस आप साथ तो बने रहिए। वियतनाम की बात आई है, राजधानी है हनोई, संसार का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कॉफी जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर कॉफी प्रोड्यूसिंग इज वियतनाम। वियतनाम दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कॉफी उत्पादक देश है। आगे बढ़ता हूं, बताता हूं आपको म्यांमार के बारे में। म्यांमार तो हमारा क्या है? हम बॉर्डर साझा करते हैं म्यांमार के साथ में, बिल्कुल बॉर्डर साझा करते हैं म्यांमार के साथ में। तो म्यांमार जो है हमारा, म्यांमार क्या है? इसकी राजधानी है नायपिटेव। क्या राजधानी इसकी? नायपिटेव। सितबे चीन द्वारा विकसित एक बंदरगाह है। तो म्यांमार में जो सितबे है वो चीन द्वारा डेवलप्ड एक बंदरगाह है। पैगोडा की भूमि, बौद्ध मंदिर हीनयान, बौद्ध मंदिर हीनयानों का बौद्ध मंदिर है। महायान और हीनयान के बारे में मैंने आपको संप्रदाय के बारे में दोनों को बताया हुआ है ऑलरेडी। तो जो हीनयान संप्रदाय है बौद्धों का, उसमें पैगोडा की भूमि कहलाता है। यहाँ पर बौद्ध मंदिर है। हीनयान और महायान दो भागों में, चौथी बौद्ध संगीति के बाद में बौद्ध धर्म क्या हो गया था? वो हो गया था विभाजित। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, कनिष्क, सब पढ़ाया है। तो वहां पे जो आपने एनिसेंट हिस्ट्री में मैं पढ़ा रहा था, वहां पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें पढ़ाई हैं, चारों बौद्ध संगीतियां पढ़ाई हैं। वहां पर जाकर के आप वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से बनी है, जाकर के देख लेना। आगे बढ़ता हूं, कंसंट्रेशन नहीं हटना चाहिए। स्पार्टली व पार्सल दोनों दक्षिण चीन सागर में। स्पार्टली व पार्सल कहां पे है? दक्षिण चीन सागर में। वियतनाम, चाइना, फिलीपींस, इनके मध्य में विवादास्पद है। तो चीन जहां पे होगा वहां विवाद आप लिख करके रख लीजिए। चीन का विवाद सबके साथ में चलता रहता है, बड़े विवादी टाइप के जो है ये देश है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण एशिया के देशों की बात कर लेते हैं। अभी बात चली थी दक्षिण पूर्वी एशिया की, अब बताता हूं आपको मैं किसकी बात बताता हूं, दक्षिण एशिया के कंट्रीज की बात बताता हूं। सबसे पहले बात आएगी हमारा प्यारा प्यारा पड़ोसी कंट्री, कौन सा? श्रीलंका। श्रीलंका क्या कहलाता है? ये कहलाता है आंसू की बूंद। भाषा यहाँ पे कौन सी चलती है? वो चलती है सिंगली। बताता हूं श्रीलंका के बारे में आपको, पूर्व का मोती और प्राचीन का मोती कहलाता है। तो पूर्व का मोती और प्राचीन का मोती कौन कहलाता है? श्रीलंका। जवाहरातों का द्वीप कहलाता है श्रीलंका। सोने की नगरी कहलाता था, आप पहले ही जानते। प्राचीन नाम क्या है? सिलोन और ताम्रपर्णी। राजकीय भाषा सिंगली, अंग्रेजी व तमिल। हीनयान बौद्ध धर्म का केंद्र है श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्धिस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आगे बताता हूं आपको, हम्बनटोटा बंदरगाह यहां पर भी है, चाइना द्वारा डेवलप किया गया एक बंदरगाह। तो भाई साहब जितने भी समुद्री देश हैं, छोटे द्वीपीय देश हैं, छोटे देश हैं, वहां पर जितने भी बंदरगाहों का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां चाहे हमारा मालदीव्स हो, चाहे हमारा श्रीलंका हो, चाहे हमारा म्यांमार हो, चाहे हमारा जो भी कंट्री हो, छोटा द्वीपीय देश है, तो वहां पर जो बंदरगाहों का डेवलपमेंट हुआ है वहां पर चीन आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि चीन की एक नीति है दक्षिण एशियाई कंट्रीज में, बड़े कंट्रीज में, खासतौर से जो भारत पर उसकी नजर है, तो उनको घेरने की, उन पर दबाव बनाने की। ऐसे में वो छोटे कंट्रीज को बड़े बड़े लोन्स दे करके फिर वहां पर उनसे चीजों को लीज पर ले लेता है, बंदरगाहों को लीज पर ले लेता है, और वहां पर वो बंदरगाहों को डेवलप करता है। हालांकि भारत आपत्ति जताता है और देशों से ऐसा कहता है कि वो उसे सैन्यकरण करने की आज्ञा न दे, लेकिन फिर भी चीन क्या करता है कि एक बार जिसको अपने पंजे में फंसा लेता है, फिर उसके पंजे से निकल पाना उस कंट्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गाइज आगे आपको बताता हूं मैं ट्रिंकोमली के बारे में। यह भारत द्वारा विकसित बंदरगाह है। इसके बाद में आती है बात है पितृदुगाला के बारे में। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, कहां की? श्रीलंका की। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, चलो आज ये भी जानने को मिल गया, नहीं मालूम था। पितृदुगाला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है, पहला देश है केन्या जो है अफ्रीका का। तो दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है वो है हमारा श्रीलंका, और दुनिया का जो पहला चाय निर्यातक देश है वो है हमारा केन्या। केन्या है कहां पर? वो है हमारा अफ्रीका में। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, बताता हूं आपको अपने और एक पड़ोसी मुल्क जिसके साथ 4096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा हम साझा करते हैं, वो कंट्री है बांग्लादेश। अभी 10 ट्रेन इंजन हमने किए हुए हैं गिफ्ट।
मॉरिशस में भी हमने क्या किया हुआ, अभी मॉरिशस में भी हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, वहां के सुप्रीम कोर्ट का किया हुआ है उद्घाटन। गाइस ये तो हो गई करंट अफेयर की बात। बांग्लादेश के बारे में, राजधानी क्या है, ढाका, मुद्रा है टका, संसद है जातीय सरकार, नदियों की भूमि कहलाता है, 4 जूट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करें तो जो नारायणगंज है संसार की सबसे बड़ी जूट की मंडी, वो भी है बांग्लादेश में। गाइस हमारा आप देखते होंगे जो पश्चिम बंगाल है वहां पे भी हम जूट का उत्पादन करते हैं, और बंगाल भी क्या करता है, इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो भी क्या करता है, जूट का भयंकर तरीके से उत्पादन करता है। तो जो वहां पर है नारायणगंज, ये है दुनिया की सबसे बड़ी जूट की मंडी। और गाइस नदियों की भूमि कहलाता है, 4 जूटों के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा तरीके से जाना जाता है। प्रधानमंत्री वहां की शेख हसीना। गाइस बढ़ता हूं आगे, बताता हूं आपको अपने पड़ोसी मुल्क, प्यारे प्यारे से कंट्री भूटान के बारे में। तो भूटान, राजधानी है थिम्पू, तड़ित झंझाओं का देश कहलाता है, तड़ित झंझाओं का देश कहलाता है। बारिश काफी ज्यादा होती है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बसा हुआ है। पारो हवाई अड्डा है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, भारत के द्वारा डेवलप किया गया। ये कंट्री बड़ा प्यारा है, अभी तक भारत के बिल्कुल पूरे तरीके से अच्छे संबंधों में रह रहा है, और चीन के उकसावे और लालच में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि तिब्बत का क्या हाल हो गया है। हालांकि नेपाल है जिसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उनको चीन की गोद में खेलने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उम्मीद है जल्दी चीन इनको भी अपनी असली जो उनकी नीयत है वो दिखाएगा, और जब तक ये नेपाल को समझ में आएगा हो चुकी होगी बहुत ज्यादा देर। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारत की जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम बदलाव करके चीन को अपने विश्वास में ले, और चीन से हम डायलॉग करें, ताकि चीन जो नेपाल के जो पूरी तरीके से जो नेपाल जो चीन के पाले में जाता दिखाई दे रहा है उसको हम सही रास्ता दिखा सकें। क्योंकि अगर एक बार वापस से नेपाल भी तिब्बत की तरह बन गया तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। बढ़ता हूं आगे, बताता हूं अब आपको नेपाल कंट्री के बारे में। तो नेपाल, राजधानी है काठमांडू, हिमालय गणराज्य व हिमालय पुत्र, पंचेश्वर बांध भारत द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजना। देखिए भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों का बहुत ध्यान रखा है। फॉरेन पॉलिसी में जब हम बात करते हैं तो हम कई बार भूल जाते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है। चाइना के पास में वेल सेटल्ड इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास में वेल सेटल्ड प्रोडक्शन है, और उनके पास में वेल सेटल्ड प्रोडक्शन, और उसके साथ में जो उनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो है। चाइना जिस भी कंट्री में जाता है वहां पर जाकर के सामान को इस तरीके से डंप कर देता है, वहां की मार्केट में अपने सामान को इस तरीके से भर देता है कि उस देश के जो स्थानीय मार्केट है, जो वहां के लोकल मार्केट्स है, जो वहां के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो पूरी तरीके से तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो जब वो इतने सस्ते दामों पर प्रोडक्ट बेचता है तो उनकी खपत इतनी ज्यादा वहां पर बढ़ जाती है कि स्थानीय मार्केट क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं, और फिर उस कंट्री को ना चाहते हुए भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऐसा में इंडियन गवर्नमेंट में जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्वदेशी अभियान के लिए कहा है, तो ये एक बहुत ग्रेट मूवमेंट है, और इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हम स्वदेशी की तरफ बढ़े, स्वदेशी उत्पादन की तरफ बढ़े। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों पर हम काम करें। व्हाई मेक इन इंडिया, हम मेड इन इंडिया की तरफ भी काम करें। तो ये हमारा भी दायित्व है कि मेड इन इंडिया की तरफ काम करें, यानी कि न सिर्फ भारत में बना बल्कि भारतीयों द्वारा बनाया गया। तो दोनों चीजों में जो फर्क है इसको समझें। तो भारत में तो बना हम अपना ही अपनाएं, साथ ही भारतीयों द्वारा बना अगर हम अपनाएं तो वो अच्छी चीज होगी हमारे लिए। और फिर जब हमारे पास एक बार वेल सेटल्ड इंडस्ट्री होगी तो फिर हम दुनिया के देशों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो फॉरेन पॉलिसी के अलावा, क्योंकि छोटे देशों की भारत मदद करता है, हम नेपाल की मदद करते हैं, हम भूटान की मदद कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, मॉरिशस की मदद कर रहे हैं, श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, मालदीव्स की मदद कर रहे हैं, म्यांमार की मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो हम सारे कंट्रीज की मदद कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे कई गुना ज्यादा जाकर के वहां पर जब मदद कर देता है तो न चाहते हुए भी उस कंट्री को जाकर के चीन की गोद में बैठना पड़ता है और उसकी भाषा में बोलना पड़ता है, उसके संकेतों पर काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जरूरत है न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि एक पारस्परिक विश्वास बनाने की और संबंधों में ऐसी घनिष्ठता लाने की जिससे कि हम उन कंट्रीज को अपने साथ बांध करके रख सकें, अपने साथ रोक करके रख सकें मीठे संबंधों के साथ में। तो गाइज बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूं अपने एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, राजधानी है इस्लामाबाद, नहरों की भूमि कहलाता है। पाकिस्तान क्या कहलाता है? नहरों की भूमि कहलाता है। जो पोतवार का पठार है वो है पाकिस्तान में। नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए, पोतवार का पठार पाकिस्तान में। सुई देश मुख्य प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र, जो सुई क्षेत्र है वो हमारा मुख्य प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है पाकिस्तान का। आगे बताऊं आपको तो जो साल्ट रेंज है यानी कि जो नमक की पहाड़ियां सेंधा नमक के लिए जानी जाती हैं वो भी हमारी हैं पाकिस्तान में। गाइज ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में जो चीन द्वारा विकसित है वो ग्वादर बंदरगाह, जो ग्वादर बंदरगाह भारत विरोध करता रहा है लेकिन पाकिस्तान तो सुनने से रहा। और चाइना क्या है, चाइना तो चाइना के दम पर ही पाकिस्तान जो इतना ज्यादा उछल रहा है तो वो भी निर्माण करा रहा है क्योंकि अपनी तो थी नहीं।
तो ऐसे में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ग्वादर वहां पर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में चाइना के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों में है, आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा तनाव चल रहा है। देखिए रहे आप क्या हाल है, ट्रंप साहब अपनी कहानी सुना रहे हैं। इसके अलावा जो रशिया है उसकी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। हालांकि वो बात अलग है कि रशिया एक अच्छा कंट्री है, भारत के साथ में उसका रिलेशन हमेशा से अच्छा रहा है। और जब भी कोई भी कंट्री हो, जब हमारे खिलाफ अमेरिका था तब भी रशिया ने हमारा साथ दिया। तो ऐसे में जो चीजें हैं उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो चाइना की पॉलिसी है वो हम सारे लोग आजकल देख ही रहे हैं क्या कुछ है। और भारत चूंकि अभी डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे में अमेरिका का सहयोग मिलना, साथ मिलना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत हैं, क्योंकि आपने सुना होगा और आप जानते भी हैं ये चीज कि अमेरिका की दुश्मनी जितनी खतरनाक है उससे ज्यादा उसकी दोस्ती खतरनाक है। तो ऐसे में ट्रंप साहब की किसी भी चीज पर भरोसा करना और उनकी उनकी नीतियों के हिसाब से या फिर उनके ऊपर इतना भरोसा करके कोई डिसीजन ले लेना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है और ये बड़ा आत्मघाती कदम भी हो सकता है। तो फॉरेन पॉलिसीज में आजकल बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। आने वाले समय में इससे क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पीडीएफ भी मेरे पास आ चुकी है, गवर्नमेंट की, जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री की आई है। पढ़ भी चुका हूं, अंडरलाइन भी कर लिया, हाईलाइट भी कर लिया। बस उसको सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद में मैं आपको सारी की सारी जो जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के बारे में, क्या कुछ उसमें खामियां हैं और क्या कुछ उसमें सुधार की जरूरत है और क्या कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, क्या कुछ उससे बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें, बताऊंगा आपको इन डिटेल। उस वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। गाइस चलो आगे देख लेते हैं अब अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के साथ में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान में जो जो जितना भी पुनर्निर्माण हो रहा है उसमें भारत सबसे ज्यादा सहयोग कर रहा है। हम वहां पर वेंटिलेटर्स, एम्बुलेंसेस, सारी चीजों को वहां पर हम भेज रहे हैं। और अफगानिस्तान में हम दुआ करते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे बने रहें और अफगानिस्तान जो दुनिया में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित कंट्री है वहां के हालात सुधरे, ऐसे हम सबको दुआ करनी चाहिए। तो गाइज अफगानिस्तान जो कैपिटल है वो है हमारी काबुल। भाषा वहां पर चलती है पश्तो, जाति है पख्तून। आप सुनते होंगे खैबर पख्तून प्रांत। आगे बताता हूं, संसद है वहां की 16, सर्वोच्च सदन परिषद सभा है लियो जिरगा, ठीक है, लोया जिरगा। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, खा भी लेते हैं अफीम वहां पे। तो वहां जो अफीम का सबसे वो बड़ा उत्पादक है, तो वहां पे बढ़ती भी बड़ी आराम से, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारत में जो विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत द्वारा जो विकसित है, उसमें डेलराम, जारंग, छाबार बंदरगाह ईरान से जो जोड़ेगा, ये सब कुछ अफगानिस्तान के साथ में भारत ने किया। गाइज भारत और ईरान का संबंध भी यहां तक बहुत अच्छा था, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद में भारत और अमेरिका के नजदीकी संबंधों के कारण भारत को भी जो ईरान से आयात था, तेल का आयात था, उसको कम करना पड़ा। उसके बाद में भारत और ईरान के बीच में जो एक चाबाहार प्रोजेक्ट चल रहा था, अब वो चाबाहार प्रोजेक्ट हमें जाते हुए दिख रहा है चीन की गोद में। तो गाइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी चीजों में इतना ज्यादा पॉलिसी चेंज हो जा रही है, इतनी जल्दी हमारे संबंध देशों के साथ में खराब हो जा रहे हैं। अभी पाम ऑयल को लेकर के क्या हुआ, इंडोनेशिया के साथ में भी हमारा रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गया। तो फॉरेन पॉलिसीज में कुछ फेल्योर्स जरूर हैं और उन फेल्योर्स पे गौर करना बहुत जरूरी है। और उन फेल्योर्स को अगर नहीं सुधारा गया तो ये जो कंट्रीज हमारे हाथ से धीरे धीरे करके छिटकते चले जा रहे हैं, इन कंट्रीज के साथ में हमें एक बैलेंस नीति की बहुत आवश्यकता है। गाइज अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले 2-3-4 दिनों में, रशिया और चाइना, जब से अमेरिका को चैलेंज करने के लिए रशिया और चाइना के बीच में एक मल्टी रिलेशन डेवलप हुआ है। लेकिन गाइज अभी बात आई थी S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी। गाइज वो सिस्टम अमेरिका, जो हमारा रशिया है, इंडिया को भी दे रहा है, चाइना को भी दे रहा है। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में तनाव चल रहा है। और इसके बाद में जब अभी डायलॉग हुआ, जब हमारे रक्षा मंत्री जी रशिया में गए और वहां पे बातचीत हुई, उसके बाद में आपने देखा होगा, खबर आई कि जो रशिया है उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना को देने के लिए कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। तो गाइज जैसे रशिया जैसे कंट्री, जो चाइना जैसे कंट्री के साथ में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत जैसे कंट्री के लिए वो क्या कर रहे हैं कि इतना कुछ एक स्टैंड ले रहे हैं। वो कंट्री दोनों देशों के बीच में वो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। वो किसी प्रकार से नहीं चाह रहे हैं कि हम चाइना को ज्यादा शक्तिशाली कर दें या फिर हम इंडिया को ज्यादा शक्तिशाली कर दें। एक बैलेंस तरीके से चीजों को निभाने की कोशिश करें, बैलेंस करके चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस्ड पॉलिसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी एक की तरफ झुक करके बाकी सबको छोड़ नहीं सकते। अमेरिका की तरफ झुक करके हम बांग्लादेश को या फिर नेपाल को बिल्कुल चीन की गोद में जाने के लिए छोड़ नहीं सकते। हमें इनके साथ में जो बातचीत है, डायलॉग है, वो बना करके रखना होगा। और अगर हम बाद में डायलॉग करते भी हैं एक बार, लेकिन अगर पूरी तरीके से नेपाल चला जाता है चीन के चंगुल में, फिर हमारे लिए उसको चीन के चंगुल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। गाइज अगर आज का न्यूज़पेपर आपने देखा होगा तो अभी भी आज के न्यूज़पेपर में भी ये खबर थी कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है।
और चालबाजी से बाज नहीं आने का मतलब ये है कि वो रोज कह रहा है कि हम पीछे चले गए हैं, हम पीछे हट गए हैं, हमने जगहों को खाली कर दिया, लेकिन उसके सैनिक अड्डे सब कुछ वहीं के वहीं हैं, जसके तस हैं, बने हुए हैं। चीन लगातार पीछे नहीं हट रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें कर रहा है। तो मीडिया में तो चीजें चली रही हैं, जो मीडिया का एक परसेप्शन जो मीडिया क्रिएट करता है, और वहां से बैठ करके हम चीन और पाकिस्तान को लाखों गालियां देते रहते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम हकीकत की स्थिति को समझें और उसको स्वीकार करें। हम यहां पर अगर किसी प्रकार का कोई झूठ भी चला देते हैं, या हम एक चीज को है किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं, हम यहां पर डिबेट भी कर सकते हैं, तो उन डिबेट से जो वास्तविक स्थिति है उसमें चेंजेस आने वाले नहीं है। तो जो फेल्योर्स है फॉरेन पॉलिसीज के, उनको जानना समझना बहुत जरूरी है। गाइस, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है कंट्रीज के साथ में, उनको समझना और जानना बहुत जरूरी है। न सिर्फ हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए, बल्कि एक सोशल पर्सन होने के नाते भी हमें इन चीज़ों पे गौर करना बहुत जरूरी है। गाइस, अब बता देता हूं मैं आपको मालदीव के बारे में। कैपिटल है माले, प्रवाल द्वीप है, मराओ बंदरगाह है जो चीन के द्वारा इसका भी विकास किया गया। तो देखिए, कोई भी ऐसा छोटा कंट्री आपको नहीं मिलेगा जहां पे चाइना ने अपने पोर्ट्स को डेवलप ना किया हुआ हो। तो घर पे बैठ करके यहाँ से सिर्फ चाइना के खिलाफ चिल्लाने से, या सिर्फ चाइना के खिलाफ यहाँ पे एंटी चाइना बातें करने से तो कुछ होने से रहा। क्योंकि जो चीन है उसने अपनी स्थिति को वाकई में इतना ज्यादा मजबूत कर लिया है कि अगर हमने फॉरेन पॉलिसीज पे ध्यान नहीं दिया, अगर हमने अपने जो बाकी पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप को अच्छे से डेवलप करके मजबूत करके नहीं रखा, तो हम फिर पूरी तरीके से घिरे हुए तो हैं ही, और भी ज्यादा हम दबाव में आ जाएंगे। क्योंकि जो हमारा अमेरिका एक कंट्री है, वो हमारे लिए हमारे साथ सपोर्ट में, जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन उसका सपोर्ट कब तक बना रहता है और किस तरीके से बना रहता है, इस चीज को यकीनन कभी भी बड़े पुख्ता तरीके से कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब ट्रंप साहब का कल का यही अगर आप बयान देखिए, तो उन्होंने एक चीज कही हुई है कि कार्बन उत्पादन में जो इंडिया है, रशिया है और जो चाइना है, ये बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनका तो कुछ भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी एंटी इंडिया हो सकते हैं, या फिर एंटी वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में जाकर के बयान देते रहते हैं। गाइज, बढ़ता हूं आगे। अब बताता हूं मैं आपको मध्य एशिया के देशों के बारे में। तो सिर्फ उनके बयानों के सहारे किसी चीज का कोई निष्कर्ष निकाल लेना, मैं नहीं कहता हूं कि अगर वो हमारी कंट्री के बारे में अच्छा कहते हैं या बुरा कहते हैं तो हम उनके कोई मतलब ही निकालें, लेकिन अगर बुरे चीजों का मतलब ना निकालें तो फिर हम अच्छी चीजों का कोई मतलब निकालें, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। गाइज, अब बात आती है मध्य एशिया के कंट्रीज के बारे में। तो मुझे लग रहा है आज मैंने 4, 5, 6, 7, 8 कंट्रियों के बारे में आपको बता दिया। कुछ इंटरनेशनल जो घटनाक्रम है उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लिए। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है पूरी तरीके से। और जो जुजाइनथिली है, जो जुजाइनथिली के कारण ये क्या होता है गाइस, जो प्रवाल होता है, प्रवाल का कलर होता है सफेद। तो मैंने अभी आपको जो बताया हुआ है कि जो प्रवाल द्वीप है हमारा, ये जो मालदीव्स है, तो जो प्रवाल होता है ये जुजाइनथिली के कारण दिखाई देता है हरा, और जब यही जुजाइनथिली छोड़ करके प्रवाल को चला जाता है तो प्रवाल हो जाता है सफेद, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवाल विरंजन। तो बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर जानने को मिला होगा। क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, इसके नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, बाकी जो पुरानी क्लासेज हैं उनको जाकर के आप देख लीजिएगा। तो देखेंगे अगली क्लासेज में कुछ और नई चीज़ों को। थैंक यू सो मच।